हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम लोगों का जो रेस्पिरेशन वाला जब चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को रेस्पिरेशन के जो प्रकार होते हैं, मतलब जो श्वसन के प्रकार हैं, एरोबिक और एनेरोबिक, मतलब वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर, उसके बाद आर क्यू वैल्यू, आर क्यू क्या होता है, और अलग अलग फूड सबस्ट्रेट का आर क्यू वैल्यू भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी थी, और आर क्यू की डेफिनेशन भी बता दी थी कि आर क्यू का मतलब क्या होता है। अब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब जो श्वसन होता है, उसके चार क्रियाविधि होती है, उसमें चार मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें इन चारों को हम लोग एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। अब इनमें से सबसे पहले आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर यदि इसका क्वेश्चन आएगा 11th में, तो इसके वन वर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ वन वर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसका इसका वन वर्ड क्वेश्चन ये आता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट्स। तो इसका राइट आंसर होएगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा इसका राइट उत्तर? साइटोप्लाज्म, या हिंदी में होगा कोशिका द्रव्य। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और आज फिर डबल से बता रहा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो कभी कभी वो ये पूछ लेते हैं कि ईएमपी का पूरा नाम क्या है ना। तो इसका, हालांकि इसका ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन पूछना कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है ये, बट लास्ट ईयर चूंकि 11th के पेपर में आ चुका है ये प्रश्न, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। इसका ईएमपी का ऐसे कोई लिटरली मीनिंग नहीं है। वो तो एक ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को तीन साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया था। उन तीनों साइंटिस्ट के नाम थे एम्बडेन, मेयरहाफ और पारनास। इसलिए उनके नाम के बेसिस पर ये इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस का एक और क्वेश्चन ही आता है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है, उस पूरी प्रोसेस में ऐसे तो 10 एटीपी बनते हैं, पर जो नेट गेन होता है वो 8 एटीपी का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके छोटे छोटे वन वर्ड क्वेश्चन। अब इसका जो बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप से आता है, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे को आरेख बनाकर समझाइए। एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे विद द रे डायग्राम। ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा गया है, और ये जब प्रश्न आता है तो 4 नंबर में आता है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत डिटेल से समझते हैं, और जब आप लोग ग्लाइकोलाइसिस समझ लेंगे तो आगे जाकर एक प्रश्न और हम स्टडी करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। तो वो जब आप डिफरेंस कब समझ पाएंगे, जब आप लोग ग्लाइकोलाइसिस पूरी समझ लेंगे और क्रेब्स साइकिल पूरा समझ लेंगे। जब आप लोगों को मैं डिफरेंस समझाऊंगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो हम लोग इसको आप बहुत डिटेल से समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होती है। मतलब ये वायवी और अवायवी दोनों श्वसन में होता है। ठीक है ना। इस प्रोसेस की जो डिस्कवरी है वो तीन साइंटिस्ट, एम्बडेन, मेयरहाफ और पारनास, इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका जो साइलेंट फीचर है, वो साइलेंट फीचर है ग्लाइकोलाइसिस की जितनी भी रिएक्शन होती है, मतलब जितनी भी इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में, वो सारी रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है। उसके बाद इस प्रोसेस का अगला साइलेंट फीचर ये होता है कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन
कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इस प्रोसेस के एंड में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस प्रोसेस के एंड तक ग्लाइकोलाइसिस के एंड तक ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस प्रोसेस में टोटल 10 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कितने प्रोड्यूस होते? 10। बट 2 एटीपी हमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में कंज्यूम्ड करने पड़ते हैं। मतलब इस प्रोसेस में हमें 2 एटीपी हमारे खर्च हो जाते हैं। तो 10 - 2 = 8। तो इस प्रोसेस का जो नेट गेन होता है वो नेट गेन कहलाता है आपका 8 एटीपी मॉलिक्यूल का। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको कहा कि ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस एनएरोबिक और एरोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में होती है। मतलब अनाक्सी और आक्सी दोनों टाइप के श्वसन में होती है। मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड O2। मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो ये इस प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, क्या क्या फीचर्स है एक बार मैं आपको डबल से समझा रहा हूँ। पहला, ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। इस प्रोसेस को हम लोग EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो डिस्कवरर थे वो एम्बेडेन, मेयरहाफ और पारनास थे। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, या उससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस में टोटल 10 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में लगते हैं। इसके कारण से हमारा नेट गेन जो एटीपी का होता है वो 8 एटीपी का होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दिस प्रोसेस डज नॉट नीड O2। और ये एरोबिक और एनेरोबिक मतलब अनाक्सी और आक्सी दोनों श्वसन में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। ये इस प्रोसेस के साइलेंट फीचर थे। अब इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो रहता है वो ग्लाइकोलाइसिस जो रहती है आपकी 2 स्टेप में 3 स्टेप में पूर्ण होती है। पहला होता है आपका फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन के बाद सेकंड स्टेप होती है आपका हेक्सोस शुगर का विदलन, स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर। और तीसरा स्टेप होता है पायरुविक एसिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रोसेस है उसको हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका फास्फोराइलेशन, सेकंड हो गया आपका हेक्सोस शर्करा का विदलन, स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर, और थर्ड और लास्ट जो है वो है आपका पायरुविक एसिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इतनी सारी प्रोसेस में इतनी सारी ये 3 जो प्रोसेस होती है ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। इस प्रोसेस का कैसे हमारी सेल के अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, इसका एक रे डायग्राम है। वो रे डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि इस प्रोसेस में सबसे पहले होता फास्फोराइलेशन, और फास्फोराइलेशन किसका होगा, इसमें ग्लूकोज का होगा, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। हेक्सोस शुगर होती है, मोनोसेकेराइड शुगर होती है। जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में इंटर करता है तो ये 10 स्टेप प्रोसेस जो है, ये 10 स्टेप प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, विच आर
3 कार्बन कंपाउंड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये जो पायरुविक एसिड इस प्रोसेस में बनता है, वो ये जो बना पायरुविक एसिड अगली रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। और वो अगली स्टेप आपकी कहलाती है पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन। और पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। इसलिए जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना गया है। मतलब इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो हम लोग आज ग्लाइकोलाइसिस को बहुत डिटेल से रे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जो मैंने अभी तक बताया वो सारी जो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है उसका ये डायग्राम है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से, जो ग्लूकोज होता है हमारा, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जैसे ही इस प्रोसेस में एंटर करता है, इस ग्लूकोज का एक्टिवेशन होना जरूरी है। ये ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है तो हमारा एक एटीपी का मॉलिक्यूल लगता है। ये एटीपी अपना फास्फेट ग्रुप, एटीपी का पूरा नाम आप सभी को मालूम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी का मॉलिक्यूल अपना एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6th कार्बन पर ट्रांसफर कर देता है। तो ग्लूकोज एटीपी और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसमें मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो जहाँ पे मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत लगती है, Mg++, वो एक्टिवेटर का काम करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन और एटीपी की मदद से ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो रहता है वो भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पर ये एल्डोज शुगर थी, अब ये एल्डोज शुगर आपकी कीटोज शुगर में चेंज हो जाती है। मैं आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, C6H12O6। केवल इनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल इतना सा अंतर होता है कि जो ग्लूकोज है आपका वो ग्लूकोज एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोज शुगर होता है। एल्डोज मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और फ्रक्टोज मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप होता है। इसलिए ग्लूकोज को एल्डोज शुगर कहते हैं और फ्रक्टोज को कीटोज शुगर कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज जो है, जो कि एक एल्डोज शुगर है, वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाती है। और चूंकि यहाँ पर उसका केवल आइसोमेराइजेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एंजाइम लगता है आपका आइसोमरेज। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है, अब इसका एक्टिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि अब ये आइसोमर फॉर्म में चेंज हुआ है। फिर यहाँ पर एक एटीपी का मॉलिक्यूल लगेगा, एंजाइम वही लगेगा आपका हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पर भी Mg++ मैग्नीशियम आयन जो है आपके एक्टिवेटर का काम करेंगे। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें केवल फ्रक्टोज 6 फास्फेट में छठे कार्बन पे फास्फेट था, अब इसमें पहले और छठे दोनों कार्बन पे फास्फेट ग्रुप आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नया कंपाउंड बन जाएगा आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये यहाँ से जहाँ तक की जितनी भी 3 स्टेप जो रिएक्शन थी, ये यहाँ से जहाँ से कि ग्लूकोज से आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, इस प्रोसेस को हम लोग फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फास्फोराइलेशन। और इस प्रोसेस में हमारे 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम हो चुके हैं एट द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन किस किस का हुआ? जब ग्लूकोज से क्या बना हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बना फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो हमारे ये 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पर लगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर एंजाइम लगेगा एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम लगेगा? एल्डोलेज लगेगा। और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो रहता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो
तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्यों बनते हैं 2 मॉलिक्यूल? क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं वो NAD की प्रेजेंस में, जहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और हाइड्रोजन आयन निकलते हैं तो हाइड्रोजन आयन को NAD लेकर NADH2 में चेंज हो जाता है। चूंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के, जहाँ पर NADH2 भी कितने बनेंगे? 2 NADH2 बनेंगे और एंजाइम लगेगा आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, ठीक है ना। और जहाँ पे नया कंपाउंड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब इसके पहले पे भी फास्फेट है, तीसरे भी फास्फेट है, तो इसके फर्स्ट कार्बन पे से फास्फेट ग्रुप हट जाता है तो यहाँ पे नया कंपाउंड बन जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और अपने यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाते। क्योंकि यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो जो भी बनेगा या जो भी निकलेगा वो 2-2 मॉलिक्यूल ही निकलेंगे, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पर ये बन जाएंगे। और ये जो NADH2 बने हैं 2, ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और एक NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। अब आपका 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो बनता है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। ये स्टेप चाहो तो आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो, डायरेक्ट 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड भी बना सकते हो अपन, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें 3 और 2 का मतलब है कि इसमें तीसरे कार्बन से दूसरे कार्बन पे फास्फेट ग्रुप चला जाएगा। अब आपका 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो आपका 2 फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, या है ना। और 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है उससे फिर 2 फास्फेट ग्रुप निकलेंगे। उन दोनों फास्फेट को 2 ATP के मॉलिक्यूल लेकर 2 ATP में चेंज हो जाएंगे और आपका पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये आपकी जो 10 स्टेप जो रिएक्शन है, इस 10 स्टेप रिएक्शन में एक तो यहाँ पर जब अपना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, जब एक ATP तो यहाँ लगी, और एक ATP कब लगी? जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 से डाइफास्फेट बनता है जब, ठीक है ना। तो 2 तो ATP ये हमारी लग रही है। अब NADH2 के मॉलिक्यूल 2 बनते हैं और मैंने अभी आपको कहा कि एक NADH2 से 3 ATP बनती है, तो 3 × 2 तो इक्वल टू 6, तो 6 ATP ये हो जाएगी। 2 ATP कब बनेगी? जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा जब, तो 2 और 6 8, और 2 ATP ये द लास्ट बन रही है जब 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है जब, तो 2 और 2 4 और 6 10, तो टोटल 10 ATP तो बनती है और 2 ATP हमारी यहाँ पर कंज्यूम हो गई, तो 10 - 2 मतलब 10 में से 2 चले जाएंगे तो हमारा जो नेट गेन है वो 8 ATP मॉलिक्यूल का होगा। और इस 8 ATP मॉलिक्यूल का होगा और ग्लूकोज का ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है, जो कि जो शुगर होती है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाती है। और इस प्रोसेस के द्वारा, इसे हम पाथवे क्यों कहा कि इस प्रोसेस के एंड में जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रोसेस में रिसाइकल्ड नहीं होता है, मतलब इस प्रोसेस में वापस वो कंपाउंड पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब वो जो पायरुविक एसिड बना है, द पायरुविक एसिड इज ए सबस्ट्रेट फॉर सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ये पायरुविक एसिड जो बना है ये रेस्पिरेशन की जो सेकंड स्टेप है, जिसे हम लोग पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, उसका सबस्ट्रेट कहलाएगा ये। तो ये इसलिए इसको पाथवे कहते हैं। और इस पाथवे में इसको ग्लाइकोलाइसिस क्यों कहा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ग्लूकोज 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा है और 3 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे? 2, क्योंकि ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? 6, ठीक है ना। तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में इस जो लीनियर पाथवे जो होता है, इस पूरी प्रोसेस में हमारे टोटल 10 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और चूंकि 2 मॉलिक्यूल हमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में हमारे लगते हैं, इसके कारण से इस प्रोसेस में जो नेट गेन है ATP का वो हमारा 8 ATP का होता है। और इसमें ये 3 स्टेप थी, तो जहाँ से जहाँ तक तो मैंने आपको बताया था फास्फोराइलेशन, और ये जहाँ से जहाँ तक की जो ये प्रोसेस है,
जिसमें कि आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर, मतलब हेक्सोस शुगर का विदलन, हेक्सोस शुगर का टूटना। और जहां से जब ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया से लगा के जो ये पायरुविक एसिड बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब पायरुविक एसिड का निर्माण। तो इस प्रकार से ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस में 3 स्टेप हो गई, फास्फोराइलेशन, स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर और फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब फास्फोरिलीकरण, हेक्सोस शुगर का विदलन और पायरुविक एसिड का निर्माण। और इस पूरी प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था आपने 3 साइंटिस्ट थे, एम्बडेन, मेयरहाफ और पार्नास। चूंकि उन साइंटिस्ट को नेम के बेसिस पर इस पूरी प्रोसेस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस की जितनी भी ये रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना, और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना, और 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से आपका पायरुविक एसिड बना। इस प्रोसेस में जितने भी एंजाइम हैं, ये जितने भी हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, आपका डिहाइड्रोजिनेज है ना, फास्फेटेज और इनोलेज, जितने भी वो पायरुवेट काइनेज, जितने भी एंजाइम यहाँ पर एल्डोलेज, ये जितने भी एंजाइम इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इस प्रोसेस में जो भी भाग लेते हैं, वो सारे एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में या कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस की सारी रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। जब हम रिएक्शन लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 और एरो के ऊपर लिखते साइटोप्लाज्म और नीचे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, उस 38 ATP में से 8 ATP यहाँ पे बनी है। अभी 30 ATP बनना और बाकी है, वो अगली 3 प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी बनेगी। तो ये आपका रेस्पिरेशन का आज पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। और ये 11th में तो यही पूछते हैं जनरली, 11th में ये 100% हर साल परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे को आरेख बनाकर समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे विद द हेल्प ऑफ लेवल्ड डायग्राम। ठीक है ना? तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।